हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस चैनल पर। एनडीए 2 2025 एग्जामिनेशन अब बस करीब 20 से 25 दिन दूर हैं और ये एकदम सही वक्त है अपने सिलेबस को वाइंड अप करने के बाद मॉक टेस्ट को अच्छे से अपीयर करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाना शुरू भी कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन, कुछ बच्चों ने मेरे प्लेटफॉर्म पे आके मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट किए होंगे। तो जितने भी मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बच्चों को एक खास रिपीटेटिव प्रॉब्लम आ रही है कि सर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं लगातार मॉक्स अपीयर कर रहा हूं, मॉक्स सर 5 मॉक्स लगा चुका हूं, मैं 10 मॉक्स लगा चुका हूं, लेकिन मार्क्स मेरे इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो सर कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाए। देखो बेटा, ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉक्स में मार्क्स लाना एक रूल से चलने के बराबर होता है। अगर आप उन नियमों को फॉलो करोगे तो रिपीटेटिवली आपके मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे और आप वो स्कोर अचीव करना शुरू कर दोगे जिससे आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। तो आज के पूरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा जिन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है। हो सकता है आप इनमें से कुछ बातें फॉलो कर रहे हो सकता है इनमें से कुछ बातें फॉलो नहीं कर रहे हो। तो चाहे कोई सा भी पॉइंट क्यों ना हो, आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कर लेना कि जब भी मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं तो मैं ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखूं जिससे मेरी गलतियां ना हो और या फिर मैं मार्क्स को इंप्रूव करूं और बेटर से बेटर होते होते मैं कट ऑफ तक आराम से स्कोर करने लग जाऊं। तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका। ठीक है, तो आराम से अगर आप 100-110 के आसपास चल रहे हो तो आप आराम से अपना टारगेट लेकर जा सकते हो 150 से 180 तक। अब ये थोड़ा सा वेरी करता है, 180 वही बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट और 150 वो जो कि एवरेज बच्चा भी जो आराम से 150 तक पहुंच सकता है इन बेसिक अटेम्प्ट्स को लगाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बेटा सबसे पहले एग्जाम को एनालाइज कर लो। मैं ये कई बार बता चुका हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि मैं इसे दोबारा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं और हर बार मॉक में वो सेम गलती दोहराते हैं। तो मैं चाहता हूं इस बार आप लोग इस बात को ध्यान में रखो। क्या कि हमारा टारगेट है 120 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन टारगेट हमारा 120 सवाल सॉल्व करने का नहीं होता है। हर बार मैंने बच्चों को यही देखा है कि बच्चा 120 सवाल को सॉल्व करने के माइंडसेट से जाता है कि मुझे 120 सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैं यूपीएससी को खुश कर दूंगा अगर मैं 120 सवाल सॉल्व करके आऊंगा। यूपीएससी आपसे इन चीजों से खुश नहीं हो रहा है। वो आपसे कह रहा है कि बस इतने काबिल बन जाओ कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो, और रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आपको खुश करना है तो एसएसबी में खुश करो। ठीक है, एसएसबी इज द रियल एग्जाम फॉर आर्मी, जिसे मैं अगर बोलना चाहूं तो आपको रिटन क्वालिफिकेशन बस इतना है कि आप इतने समझदार हो, इतना आपने पढ़ लिख रखा है कि आपको कुछ सिखाया जाए तो आप सीखने काबिल हो, इसलिए आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में 120 सवालों की बात करूं तो आपको ये 120 सवाल जो हैं ये सॉल्व सारे नहीं करने हैं। कितने करने हैं इस पर ध्यान दीजिए। हमारा टारगेट होता है मेरे बच्चे 150 मार्क्स। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर 150 मार्क्स लेकर आ रहे हो, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है। तो बार बार बोलूंगा बेटा 150 मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो आप बहुत ही स्मूथली रिटर्न क्वालिफाई कर जाओगे और बड़ी ही आसानी से फिर एसएसबी में आप अपना परफॉर्म कर पाओगे, है ना। फिर उसके भी आप काफी वो सेफ फील करोगे, भाई मेरे रिटर्न में ठीक ठाक मार्क्स हैं, एसएसबी में तो मैंने मचा दिया है, तो इसका मतलब अब तो मेरा भाई क्वालिफाई होना बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स को अपना टारगेट सेट करो कि मुझे 150 मार्क्स चाहिए। अब ये 150 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? हमने कहा टोटल 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स मिलते हैं, तो 150 मार्क्स का मतलब बेटा सीधे सीधे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बोलोगे सर इसका मतलब होता है 60 क्वेश्चंस। बस 60 क्वेश्चंस अगर आप सही कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा मेरे बच्चे, 60 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पेपर को जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो ये 120 सवाल कैसे कैसे टूटते हैं मेरे बच्चे। ये 20 सवाल टूटते हैं आपके, हमारे पास 60 इजी क्वेश्चन होते हैं, 40 मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो सभी बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं और इनका एक पर्पस होता है। इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या होता है? इन क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं होता कि आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि क्या आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये सवाल सॉल्व कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है, आपको
इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी वही मार्क्स मिलता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी वही मार्क्स मिलता है। तो सर ये वाले क्वेश्चंस क्यों डाले जाते हैं, आप बताइए। जी, ये क्वेश्चंस इसलिए डाले जाते हैं ताकि वो बच्चे जिनको स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी आती है वो इन क्वेश्चंस में अपना समय देते हैं और वो इन क्वेश्चंस में फंसकर अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। और यूपीएससी चाहता है कि हमारे एग्जाम में ऐसे बच्चे जो काबिल उनके हिसाब से नहीं है, हो सकता है कि बेटा आप काबिल हो लेकिन आप ऐसी गलतियां कर जाते हो, लेकिन यूपीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मौका देता है, उसके बाद कोई मौका नहीं देगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में फंस के यूपीएससी के फंसाई हुई चाल में फंस गए तो आपका काम गेम ओवर। ठीक है, तो इसलिए यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए डालता है ताकि वो ऐसे बच्चों को बाहर कर सके जो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो सबसे पहले यहां पर आपका डिसीजन मेकिंग भी चेक होता है कि मैंने इस क्वेश्चन को रुकने के लिए डाला था तो क्या ये रुक गया, अगर ये रुक गया तो ये हमारे काम का नहीं है। आप यहां भी देखो आपके माइंड को कैसे चेक किया जा रहा है। जहां उसने आपको चलने के लिए डाला था आपने वो क्वेश्चंस देखे ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा ईगो सेटिस्फाई हो रही थी कि भाई ये तो सॉल्व करूंगा, यूपीएससी ने मुश्किल सवाल पूछा है तो क्या हुआ, मैं तो करूंगा, बाहर जाके मुझे ये भी तो बताना, मेरे से तो सॉल्व हो गया था। अरे भाई, तुम्हें बाहर जाके बताना ज्यादा जरूरी है या फिर खड़गवासला में जाके ट्रेनिंग लेना ज्यादा जरूरी है, ये तुम डिसाइड करो। ठीक है, तो हमने कहा कि मुझे अगर 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं तो क्यों ना मैं इन पर फोकस करूं। सर आसान तो 60 क्वेश्चन आए थे, है ना? ये कौन से थे बेटा? ये इजी वाले क्वेश्चंस थे जी। ये कौन से क्वेश्चन थे बेटा? ये मॉडरेट वाले क्वेश्चंस थे और ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हमने कहा सर डिफिकल्ट वाले तो सीधा छोड़ दो क्योंकि ये आपको रोकने के लिए डाले गए हैं। आपका ध्यान होना चाहिए कहां पर? आपका ध्यान होना चाहिए इजी वाले पर और मॉडरेट वाले पर। मैं कहता हूं कि 60 इजी क्वेश्चन में आपने कुछ चैप्टर पढ़े होंगे कुछ चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि इतना तो आप निकाल ही लोगे बेटा 45 क्वेश्चंस, क्योंकि आसान है। और अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो बेटा दुनिया खतरे में है तुम्हारे। ठीक है, यहां से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यहां से बेटा मैं कह रहा हूं कि अपने 15 से 20 क्वेश्चंस तक का टारगेट रखो कि मैं इतने क्वेश्चंस तो जरूर निकालूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आराम से अपने टारगेट को कवर कर जाते हो। कोशिश नहीं करनी है कि हाँ जल्दबाजी में या फिर तुक्के लगाकर आंसर निकाला जाए। पक्के आंसर निकालो, श्योर शॉट आंसर निकालो। जब तक नंबर टू नंबर आपका आंसर मैच ना कर जाए तब तक आंसर मार्क मत करो। और तुक्का अगर लगाना भी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुक्का सही है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके गलत होने चाहिए तब जाके आप उसको मार्क करो कि आपके बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं इसीलिए मैं इसी को मार्क करूंगा। तो आपको पक्का होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी पूरे 6 महीने की मेहनत पर एकदम ऐसे पानी फेरते हो जैसे उसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है, या फिर वो समय किसी और के जीवन का था, आपने खर्च कर दिया तो आपको शायद उसकी वैल्यू पता नहीं। ये आपके ही जीवन का नुकसान है, आपके ही समय का नुकसान है। आपको ये बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना है कि पेपर में उन 120 सवालों का हमें करना क्या है। मैं फिर से कहूंगा, अपना टारगेट सेट करो कि मुझे 150 मार्क्स लेकर आने हैं और उनके लिए सिर्फ 60 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हो तो बस इस तरीके से बटोर लो अपने 60 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 150 मार्क्स में सेफ स्कोर कह रहा हूं, आप इससे नीचे भी जा सकते हो। 120, 130, 140 वाले वो बच्चे मैं टारगेट कर दूं जो बच्चे जीएटी में बहुत स्ट्रांग हैं कि जीएटी में सर मेरे तो 250 से 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो बेटा आप बिंदास होकर आप 100 मार्क्स तक भी अपने मैथ्स में स्कोर करके ले सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग तो बेटा 90 मार्क्स है ना, तो आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से चल सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मॉक टेस्ट शुरू कैसे करें और शुरू से लेके खत्म कैसे करें। ये सारी बातें एक एक करके मैं बताऊंगा। आपने अपनी मेंटालिटी सेट कर ली कोई भी मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले आपको कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले आपका ये सेट होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है। क्योंकि अगर आप मोटिव ही क्लियर नहीं है तो बेटा कहां दौड़ते रहोगे, कहां पहुंचोगे, फिनिश लाइन तो पता ही नहीं है कहां है, अंत तो कहीं होता नहीं है दौड़ का। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे रुकना कहां है और कहां पे जाके मुझे ये सोचना है कि हाँ मेरे को यहीं पर एंड करना है। तो उस एंड को माइंडसेट कर लिया कि भैया मेरे को 150 मार्क्स का स्कोर करना है, 60 क्वेश्चन पकड़ के चलने हैं, ऐसे 60 क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और मेरे सही आंसर आएंगे। बस अब शुरू करते हैं कि जब भी मॉक टेस्ट पेपर आप लो तो बेटा दरवाजा बंद कर दो, फोन्स वगैरह अपने माता पिता भाई बहन को पकड़ा दो कि फोन मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल बना लो अपने आसपास जहां पर आपने 2.5 घंटे का अपना टाइमर सेट कर लिया। ठीक है, और अपने पेन पेंसिल और जो रफ पेपर है और पानी तक लेकर बैठो बेटा। मेरा मानना ये है कि हाँ बीच में प्यास लग गई, अब प्यास की वजह से क्या होता है ना, बहुत छोटी सी चीज होती है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मैं समझाता हूं। डिहाइड्रेशन एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम
है बड़ी छोटी सी लेकिन है बड़ी प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है ना, तो सबसे पहली चीज वो दिमाग में पानी जो है ना, दिमाग में सिग्नल भेजता है कि पानी दो पानी दो पानी दो। अब तुम या तो पानी पीने के लिए उठोगे तो वो रियल एग्जाम की तो हो गई, काहे का रियल एग्जाम, पानी पीने के लिए उठ गए, उठे तो आपका समय बर्बाद। तो आपको पानी भी पीते हुए चलना है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी पियो ताकि बॉडी को कॉन्स्टेंटली पानी मिलता रहे, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। और बाकी जैसा मैंने बताया, फोन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी आपका ध्यान यूं भटका सकती है। एक नोटिफिकेशन की आवाज तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन से बचना है, बहुत खतरनाक चीज है भाई। आज के टाइम पे टुडुंग करके बजेगा और तुम्हारा ध्यान गया, सॉल्व होता हुआ क्वेश्चन उड़ गया। तो अपने फोन्स को बाहर कर दो, अपने आप को रियल एग्जामिनेशन का एक फील दिलाओ कि मुझे ये करना है, मुझे हर रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे 14 सितंबर को ऐसे ही करना है। तो अपने आप को जीने के लिए छोड़ दो। दृश्यम मूवी देखी ना कि भाई जी लो उस जिंदगी को, जी लो, आपको फिर वैसा ही बिहेव करने को मिलेगा। क्योंकि आप एक महीने से वैसा करते आ रहे हो, तो बेटा उस दिन आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूं या फिर मेरे ऊपर कोई प्रेशर है। तो अपने आप को तैयार करो उस फीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये वाली पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्विक स्कैन स्ट्रैटेजी। ये बेटा मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूं, लेकिन उन्हें पता नहीं समझ में नहीं आता, या फिर वो शायद इस बात को समझना चाहते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर जी आसान क्वेश्चन कैसे पकड़ें, मॉडरेट क्वेश्चन कैसे पकड़ें। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम और तुम्हारा भाई सपोज करो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो क्या तुम्हारे मार्क्स मैथ्स में और उसके मार्क्स मैथ्स में हमेशा बराबर आते हैं? क्यों? क्योंकि तुम दोनों तो भाई हो भाई, तुम्हें अपने मम्मी पापा से रिसोर्सेज सेम मिल रहे हैं, तुम सेम स्कूल में पढ़ रहे हो, सेम क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर सेम मिल रहे हैं, तो क्या हमेशा सेम आपके मार्क्स आते होंगे? कॉमन सेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। तो हर बच्चे के लिए आसान टॉपिक अलग होगा, डिफिकल्ट टॉपिक अलग होगा। किसी को कोई क्वेश्चन आसान लगेगा, किसी को कोई वही क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा है, उसकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हर बच्चे के लिए उसकी समझदारी के हिसाब से वो खुद डिफाइन करेगा कि मेरे लिए कौन सा आसान है, मेरे लिए कौन सा मॉडरेट क्वेश्चन है, मेरे लिए कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई गेस दिस इज वेरी बेसिक बात जो समझ आ गई। तो मैं कहूंगा कि पहले 5 मिनट एकदम वो बन जाओ भाई, एआई रोबोट बन जाओ और चिट्टी रोबोट की तरह पूरा क्वेश्चन पेपर अपनी सरसरी निगाह से घुमा दो। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मीन मोड मीडियन से कितने क्वेश्चन आए, एपीजीपी से कितने क्वेश्चन आए हैं, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सवाल आए हैं, मॉडुलस का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, अच्छा 3D ज्योमेट्री से कैसे आए, कोनिक सेक्शन से कैसे सवाल आए। तो एक सरसरी निगाह से ना आपके दिमाग में एक डेटा फीड हो जाएगा कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आज तो मजा आ गया। 12वीं क्लास का पेपर जब तुम देने जाते हो, 10वीं क्लास का तो दिया होगा ना तुम लोगों ने, तभी तो पेपर भर रहे हो, ठीक है। तो 10वीं क्लास का पेपर जब पेपर देने से पहले, तुम शुरू करने से पहले क्या क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे ना, कि माइंडसेट हो जाता कि अरे वाह ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। तो आप अपने आप को जो वो बच्चे जो बोलते ना कि सर मैं तो 120 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं घर आके देखा तो मेरे बहुत सारे सवाल जो मुझे आते थे वो तो बाद में पड़े हुए थे। अगर मेरे बच्चे तुम्हें ये बात पता होती कि 120 सवाल तक जाते हुए आपके बहुत सारे सवाल आपको आते थे, तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अपना ब्रेक नहीं लगाओगे जिस पर आप अपना समय बर्बाद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगला स्टैंड हमारा वहां पर है, वहां मिल जाएगा मेरे को स्कोर करने के लिए। अगर तुम शुरू से ये सोचते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 लगाऊंगा, नहीं हुआ तो लगाऊंगा, नहीं हुआ तो भी लगाऊंगा, नहीं हो रहा है सर जी फिर भी लगाऊंगा, तो बेटा तुम 10 बार पेपर भर लो, हालांकि तुम्हें मौके नहीं मिलेंगे लेकिन भर लो, नहीं निकलेगा अगर इसी माइंडसेट के साथ चलोगे तो, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करो कि मुझे पता होना चाहिए आगे क्या आने वाला है, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। मुझे पता होना चाहिए कि 120 सवालों में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के, एग्जैक्ट तुम्हें याद नहीं रहेंगे लेकिन कम से कम आइडिया तो रहेगा मेरे बच्चे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग वहां पे भी काम करता रहेगा, ऐसा कुछ है, इससे मिलता जुलता मैंने पढ़ा है तो आएगा सब आएगा, कॉन्फिडेंस देगा वो, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर बेटा क्विक स्कैन कर लो, हर इजी क्वेश्चन उसी वक्त टिक करते हो चलो जो तुम्हें देखते ही लग रहा है कि ये तो मैं यूं सॉल्व कर दूंगा।
सर्कल करो कि जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, मेरे बस में है, मेरे मेरे दम की बात है, तो उनको आप सर्कल बना लो। आपको कोई मन है तो बेटा कोई सा भी टिक की जगह गोला बना लो, गोले की जगह स्क्वायर बना लो, जो मन करे। मैं एक नंबर लेकर चल रहा हूं, और जो क्वेश्चन आपको जरा सा भी डरावना लग रहा है, डरावना मतलब कि मुझसे नहीं होगा भाई, उसको वहीं काट दो। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जब तुम एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता होगा कि मुझे इस क्वेश्चन को अभी पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1 मिनट तो बचाना, बचा लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, स्कैनिंग हो गई, स्कैनिंग हो गई। अब टाइम मैनेजमेंट। अब मेरे पास एक तरीके का डेटा है। कैसा डेटा? कि मुझे पता है कि इतने इतने आसान क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैंने टिक लगाए हुए हैं, इतने इतने क्वेश्चन मॉडरेट हैं, गोले बनाए हुए हैं, इतने क्वेश्चन मैंने काटे हुए हैं, डिफिकल्ट बनाए हुए हैं। हाँ, अब टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे पहले 60 मिनट बेटा ईमानदारी से 60 इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिनमें से 40, 50, 45 जितने आपसे सॉल्व हो जाए बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात कसम खा लो, आसपास मोमबत्ती है, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाना कि तुक्का नहीं मारूंगा, जब तक बटे से बटे आंसर ना आए तब तक ले आंसर नहीं लगाऊंगा। ये चीज याद रखना, ठीक है? तो 60 मिनट 60 इजी क्वेश्चन, फिर 60 मिनट 40 मॉडरेट क्वेश्चंस में जो आपने गोले बनाए हुए ना, उन पर ध्यान दो कि क्या मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। यहां से 15, 20, 30 सवाल तक जाने की कोशिश करो। 2 घंटे गुजर गए, अब आपने अच्छा खासा मामला पानी तैयार कर रखा है भाई, तुम्हारे बहुत सारे सही आंसर आ गए, इजी वाले सॉल्व कर लिए, मॉडरेट वाले सॉल्व कर लिए। अब करो यूपीएससी को इंप्रेस। कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए, कि हाँ मैं तैयार हूं। यूपीएससी को बोलो अब ना यूं एकदम एक बार हाथ में यूं यूं मार के बोलना, अब मैं तैयार हूं, अब मैं डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मारूंगा, अब मैं जिद करूंगा। तो अब जिद करो बेटा, जो बचे हुए लेफ्ट ओवर्स हैं, मान लीजिए इजी वाले में से कुछ क्वेश्चन तुमसे गलत निकल रहा हो, कोई सॉल्व ना हो रहा हो, मॉडरेट वाले में से कोई सॉल्व ना हो रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, डिफिकल्ट वाले को बाद में छूना, जब सब कुछ तुमने कर लिया अब उसके बाद डिफिकल्ट वाले पे जाना। तो लेफ्ट ओवर्स में 20 मिनट गुजारना। क्यों? क्योंकि अब आपको टेंशन नहीं है, अब आप फ्री माइंड से क्वेश्चन को कर रहे हो, तो हो सकता है क्लिक कर जाए। ठीक है, और बाकी लास्ट के 10 मिनट्स ये रिव्यू एंड रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग कैसे करें गुरुजी? अभी बताते हैं, रुको जरा, सबर करो। टाइम मैनेजमेंट क्लियर है बेटा? है ना? टाइम मैनेजमेंट क्लियर है। टाइम मैनेजमेंट के बाद हम लोग एक्यूरेसी की बात करें। बेटा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी मैंने तो 120 सवाल मार्क कर दिए, लेकिन मेरे 50 सही हुए, 70 गलत हो गए। सर जी मेरे तो नेगेटिव मार्किंग आने के हालात चल रहे हैं। क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन करने का? क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन करने का? मैं कह रहा हूं कि बेटा अब इसे ऐसे ही समझना, इस चीज को, कि मैंने 80 सवाल अटेम्प्ट करे, जिसमें से मैंने क्या किया बेटा, मैंने 50 सही करे और 30 मैंने गलत करे। ठीक है, अब अंदाजा लगा लेना भाई, 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो करीब 125 मार्क्स आपसे यहां से प्लस में बन गए। 30 के हिसाब से अगर मैं काटूं तो 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर 25 गुना 2, 25 मार्क्स आपके कट गए, तो माइनस आपके पास कितने हो गए बेटा? 100 मार्क्स आपने अटेम्प्ट करे। ऐसा 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, मैथमेटिक्स पढ़ लेना यहां पर, बेसिक लेवल की है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 25 क्वेश्चन सिर्फ सही किए होते, जिसमें से आपने 50 क्वेश्चन सही किए होते और 50 के 50 सही होते और 0 गलत होते, तो बेटा अब आपका स्कोर कितना बनता? सर 125 मेरा प्लस का बनता, माइनस मेरा 0 का बनता। बेटा अगर तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है ना, तो भी तुम्हें समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो ना ही ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करो, फोकस ये करो कि मैं सवाल 50 सॉल्व करूं लेकिन सही करूं। सवाल चाहे 50 सॉल्व करूं लेकिन सही करूं। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसका मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं होता है बेटा। जल्दीबाजी में गलत मार्क्स की वजह से नेगेटिव मार्किंग भी लगनी शुरू हो जाती है। तो आई गेस मेरा आइडिया तुम लोगों तक पहुंच गया। एक्यूरेसी किस लिए काम करना है, ये सब मॉक टेस्ट में आपको ध्यान रखते हुए चलना है। रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। भाई बच्चों को रफ वर्क करना नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई देश का है? तुमको रफ वर्क करना बताएं? चलो बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर बार बार नहीं बताऊंगा, हाँ एक ही बार बता रहा हूं, चलो ध्यान से सुनो। रफ वर्क ऐसा है बेटा, कोशिश करो जैसे ही क्वेश्चन आए तो इजी क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में टिक लगाए थे ना, उनका सॉल्यूशन उन्हीं के बाजू में करने का। इतनी जगह होती है, तुमने क्वेश्चन पेपर खोला कभी? देखा लो यूपीएससी के पेपर से, वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके देखो, इतनी जगह होती है कि कोई इजी क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को उसी के बाजू में सॉल्व करो। क्यों? बताता हूं।
और लेंदियर प्रॉब्लम्स को बेटा जो पीछे दो बनने दिए जाते हैं ना, दो रफ शीट, हाँ, जहां पर तुम सारा का सारा खिचड़ी बनाते हो, ठीक है, पापड़ भी वही बनाते हो, रायता भी वही बनाते हो, तो वहां वो वाले क्वेश्चन करो जो लेंदियर प्रॉब्लम्स है, जिन्हें लगता है कि नहीं इसमें तो थोड़े पेजेस लगेंगे, तो वहां जाके सॉल्व करो ना। बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर जी रफ पेपर की जगह नहीं बनती है। अरे भाई, जब मैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं ना, तो मेरा मोस्टली क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर हो रहा होता है। क्वेश्चन पेपर जो बच्चा मेरे को भेजता है मैं उसी के ऊपर सॉल्व कर रहा होता हूँ, कि उतनी जगह में हो जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, वो मैं ले जाता हूँ कहीं और स्क्रीन पे लिख कर देखता हूँ कि हाँ चलो ठीक है ये लिनियर सॉल्यूशन आ रहा, तो उसे वहां से उठा लेते हैं। तो ये चीज तुम भी तो कर सकते हो यार, इस चीज की प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट, जो भी आप मॉक टेस्ट चाहे डाउनलोड कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन खरीद रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट को हमेशा एक शीट की तरह फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखो, प्रिंट आउट निकाल के रखो, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में आप एनसर्कल करोगे, लाइन खींचोगे, क्रॉस बनाओगे, उसका सॉल्यूशन करोगे, तो आप तभी तो रियल फीलिंग आएगी। आपको यूपीएससी कंप्यूटर थोड़ी ना दे रहा है ऑनलाइन मॉक के नाम पे कि नहीं नहीं चलो ये बच्चा ऑनलाइन मॉक प्रिपेयर करके आया, इसका मतलब मैं इसे यूपीएससी में चलो इसको कंप्यूटर दे देता, और ये तो ऑनलाइन मॉक की प्रैक्टिस करके आया है तो इसको कंप्यूटर दे देते। ऐसा होने वाला है क्या? अपने आप को हर दिन ऐसे ट्रेन करो जो जैसा आपका दिन उस तारीख को गुजरने वाला है, ठीक है? तो हमेशा ऑफलाइन प्रिंट आउट निकाल लो और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को अपीयर करो। सॉल्व लेंदियर प्रॉब्लम्स इन द रफ प्रोवाइडेड, ट्राई नॉट टू ओवरराइट। बेटा ओवरराइट मत करो। अब इनका फायदा बताता हूं। इनका फायदा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आपने क्वेश्चन के ठीक बाजू में आपने सॉल्व किया है ना, तो जब आप व्यू एंड रीचेक मारोगे ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। रीचेक जब आप करते हो तो आपको पता है। और जब आप लेंदियर प्रॉब्लम्स में जा रहे हो तो हमेशा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने वहां पे लिखा है उसका क्वेश्चन का नंबर डाल के फिर सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि रिव्यू और रीचेक जो करते हैं उनको ये फायदा होगा, ठीक है? ओवरराइट करोगे तो बेटा तुम ही को रिव्यू और रीचेक करने में दिक्कत आएगा। काट पीट करने की कोशिश कम करो। अगर काट भी रहे हो तो एक लाइन से काटना, कि वो दिमाग में गुंजल पुंजल बोलते ना, एक शब्द है बड़ा, मैं बोलता था गुंजल पुंजल, तो गुंजल पुंजल मत करना भाई, वो ना तुम्हारे दिमाग को गुंजल पुंजल कर देगा फिर, ठीक है? चलो अब हम करें ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। एक बहुत बेहतरीन बच्चा भाई बहुत बढ़िया तैयारी करके गया है, पेपर में ये सवाल लगाया वो सवाल लगाया, 80 सवाल सही कर दिए, बहुत बढ़िया किया, लेकिन आखिरी में ना घंटी बज गई कि अगले आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं तो जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लो। अब वो गोले बना रहा है, गुल 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 है, ऐसे करके गोले बना रहा है, बना रहा है, लेकिन वो अब सिर्फ 30 या 40 गोले ही भर पाया। उनमें भी उसने क्या किया, 11वें नंबर का जो गोला था वो 12वें नंबर पे लगा दिया, 12वें नंबर का 13वें में लगा दिया, 13वें में 14वें का लगा दिया। अब वो अगले बार का फॉर्म भर रहा है। ओ हाँ, समझ आ गया सर, बत्ती जली ना? तुम्हारी भी जलनी चाहिए, कर मत देना बेटा ऐसा। तो ओएमआर को सही तरीके से फिल करने का तरीका मैं बता रहा हूं बेटा। जैसे ही 20 क्वेश्चन हो जाए, 30 क्वेश्चन हो जाए, एज यू फील कंफर्टेबल, 20-30 सवालों के बाद ओएमआर को फिल कर लो। इससे क्या होगा कि अगर कोई गलती भी होगी ना तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट छोटा है। आप जल्दीबाजी नहीं करोगे कि 10 सवाल लगा लिए, 20 सवाल लगा लिए, 30 सवाल लगा लिए। तो अब ऐसे करके बांट लो ताकि एक फ्रीक्वेंट टाइम के अंदर आपको बढ़ते जाए। क्योंकि अगर आप 20 सवालों में जा रहे हो तो 20 सवालों में हो सकता है आपसे 15 सवाल ही सॉल्व हुए हो, तो 15 गोले बनाने हैं। फिर अगले 20 सवाल में जा रहे हो तो अगले शायद 16 सवाल लगा रहे हो। तो इस तरीके से चलना। सिली मिस्टेक्स समझ गए ना, 12वें का 13वां, 13वें का 14वां, 14वें का 15वां नहीं करना मेरे बाबू। और सबसे पहली चीज, एग्जाम में नाम भरने की जगह पे जो गोले बनाने हैं या जो भी गोले बनाने होते हैं वो स्टार्टिंग में शांति से भगवान का नाम लेके, अपने मम्मी पापा का नाम लेके जरा आराम से भर लेना। तुम्हें उसमें कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलते कि अच्छा इस बच्चे ने पहले 2 मिनट के अंदर ही अपना नाम भर दिया, इसे मैं प्लस मार्क्स देता हूं एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। किस बात की जल्दी है तुम्हें? 2 नंबर आई है? नहीं सर जी, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा कुछ तो होगा प्रॉब्लम, तभी जल्दबाजी करते हो। चलो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बाकी देखो क्या कर सकते हैं। बाद में हाथ पांव जोड़ते रह जाओगे, यूपीएससी का स्टाफ बोलेगा हमको नहीं मालूम भाई, तुम जैसा बच्चा जो नाम गलत भर रहा है, रोल नंबर गलत भर रहा है, जाओ 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 जाओ। तुम तो बेटा पता नहीं कहाँ तुमको गोली मारने के लिए बोलेंगे, तुम इधर ही घूम के गोली मार दोगे, तुम जाओ जाओ। तो ऐसे करके तुमको दुत्कार दिया जाएगा, तो उससे बचना बेटा, ठीक है? लास्ट में मैं एंड कर रहा हूं कि भाई क्या है मॉक टेस्ट को रिवाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या है। मॉक टेस्ट जब आपने सारा अप्लाई कर लिया, आपने पूरा फॉलो कर लिया, तो अब मॉक टेस्ट में मार्क्स आए तुम्हारे कम, जो हर बार हो रहा है सर जी, हो रहा है, कम आए? हाँ सर आए, बहुत कम मार्क्स आए। तो अब आपको ये देखना है, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट मेक्स यू गुड स्कोर इन द नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट। यानी अगर आपने पहले वाले मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो आपका नेक्स्ट वाले में मार्क्स
नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप सेम चीज गलतियां वहीं दोहरा रहे होगे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता देता हूं बेटा। पहले वाले मॉक में ये देखो कि आपने कौन से इजी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, उनका सॉल्यूशन देखो, और देखो कि आपसे क्यों नहीं बने, उनके कॉन्सेप्ट्स देखो, उनमें लगने वाला फॉर्मूला देखो, उनका कैलकुलेशन देखो, सब कुछ एक बार अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लो। मॉडरेट वाले क्वेश्चंस के साथ भी यही देखो। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो आपको लग रहे थे उनके सॉल्यूशन एक बार देख लो। अगर लगता है कि सॉल्यूशन देखने के बाद अरे यार ये वाला तो आसान था, मुझे पेपर के दौरान नहीं समझ में आया, तो इस पर काम करो कि अगली बार मुझे समझ में आ जाए। ऐसा कुछ आपको काम करना है। ये हर बच्चे के लिए अलग अलग जोन में अलग अलग दिक्कतें होंगी, तो आपको अपने हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। राइट है? तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये एनालाइज नहीं करोगे तो बेटा हर मॉक में आपका वही सेम मार्क आएगा और आप फिर से यही सवाल पूछोगे कि सर जी मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें? है ना? तो याद रखिएगा, अपनी जो भी कमियां हैं वो पहचानो और अगले 2 दिन तक उसके ऊपर काम करो। जब आपने काम कर लिया, दूसरा मॉक लगाने से पहले फिर से वही मॉक लगाओ और देखो कि आपने क्या उन गलतियों को, उन कमियों को सुधार लिया है। अगर सुधार लिया है तो बेटा दूसरा मॉक लगाओ, और अगर नहीं सुधारा है तो बेटा अपने पापा को बोलो कि बेल्ट उतारे पहले मेरी बेल्ट पे टैटू बना कर दे पीठ पे। है ना? पापा को बोलना और किसी को मत बोलना, पापा अच्छा बनाएंगे। ठीक है? तो पापा को बोलना, भूलना नहीं। हाँ, तो पापा को बोलना कि पापा मैं दूसरी बार मॉक लगाया लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आया, तो मैं गलती नहीं सुधार रहा हूं, तो एक टैटू बना दो मेरे पीठ में। तो वो टैटू जब बन जाएगा तो हो सकता है थोड़ा दिमाग के नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर जाए, सीएनएस और पीएनएस सब काम करना शुरू हो जाए एक साथ। ठीक है? पता है ना सीएनएस पीएनएस क्या होता है? कमेंट्स में बताना। ठीक है? तो फिर उसके बाद जब तक आपको मॉक 1 में सारी गलतियां ना सुधर जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया अब तो मैं इस वाले मॉक में तो कभी भी कुछ भी फोड़ सकता हूं, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मैं समझा दूंगा, जो इजी और मॉडरेट वाले हैं। डिफिकल्ट वाले तो वैसे ही छोड़ने के लिए बोले थे। फिर दूसरे मॉक में जाना और सेम दूसरे मॉक के साथ यही करना, फिर तीसरे मॉक में जाना, फिर तीसरे मॉक के साथ यही करना। ऐसे करके अगर आप बेटा मिनिमम 5 से 10 मॉक्स अगर लगा लेते हो, 5 से 10 मॉक्स बस, आप बेटा आपको यूपीएससी का पेपर एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली मॉक्स को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है, और एग्जाम आप हमेशा देखते हो कि सिर्फ प्रेशर की वजह से डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो जब भी सॉल्व होकर आता है आपके सामने बहुत आसान होता है। तो दैट्स इट गाइस, ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करो। अब आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको कौन सी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी और इस वीडियो के थ्रू आपको कौन सी चीज का सोल्यूशन मिल गया है। और जब आप इसे अटेम्प्ट करो, सारी चीजों को आप अप्लाई करो अपने जीवन दिनचर्या में, और इस मॉक को अटेंड करने के दौरान आपको किस चीज से बेनिफिट हुआ ये भी मुझे जानना है। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सेशन यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं फिर। जय हिंद।